Hello students, our today's work is to find the energy of a vibrating string. देखिए, जब हमारी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात करें, यदि हमारी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस हो रही होती हैं तो उसके पास दो तरह की एनर्जी आती है। एक तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण, और दूसरी क्योंकि वो स्ट्रेच्ड है, उसकी पार्टिकल्स की पोजीशंस चेंज होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए हमारी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में दो तरह की एनर्जी होती है, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों एनर्जीज का जो सम है दैट इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग। तो यहां पर हम लेके चलते हैं एक स्ट्रिंग और मान लेते हैं वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और वो वाइब्रेट करती है, और यदि उसका एक dx छोटा सा एलिमेंट है तो dx छोटे से एलिमेंट का जो मास है वो dm होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यदि v वेलोसिटी है तो देन यू आर नोइंग दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस स्मॉल एलिमेंट dx विल बी dek। ek मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ dm into v square, where dm is the mass of that element। और आपको याद है कि हम मास पर यूनिट लेंथ को रो ले रहे हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ रो है, तो therefore dm over dx will be equal to rho, so that implies that dm will be equal to rho into dx। और जो वेलोसिटी v है वो हम कर चुके हुए हैं आगे कि क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं पार्टिकल्स की, तो इसलिए v इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी होता है। तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इज de k इज इक्वल टू हाफ रो dx मल्टीप्लाइड बाय dy ओवर dt होल स्क्वायर। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। पर ये तो जो एनर्जी है दिस इज ओनली द एनर्जी पोजेस्ड बाय स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, और जो हमारी कंप्लीट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग दैट इज l। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1 विद इन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू l। सो इसीलिए हमने कह दिया कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इट इज ek, it is equal to 0 to L integral half of rho dx into dy over dt whole square। तो ये हमें यहाँ पर dy over dt की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ वेव देखते हैं और उसी से आगे बढ़ेंगे फिर। और यदि यहाँ से हम जो पिछली इक्वेशन है उसमें से हाफ रो बाहर निकाल के भी इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई के इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटीग्रल 0 टू एल डी वाई ओवर डी टी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। और अब आप याद करो कि हमने जब स्ट्रिंग की बात की थी तो जो स्ट्रिंग है उसमें हमने स्टैंडिंग वेव्स की बात की, और वो वेव्स थी दोज वर रिप्रेजेंटेड बाय 2r cos ओमेगा t sin kx। यू कैन सी माय प्रीवियस आर्टिकल, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है, और हमने पाया हुआ कि y इसके बराबर होता है। अब यदि मैं 2r को a ले लूँ where maximum displacement of that mode of vibration in the string हो, तो हम कह सकते हैं y is equal to a cos omega t into sin kx।
वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। पर हमें चाहिए ये डी वाई ओवर डी टी। तो हम आगे देखेंगे हमें डी वाई ओवर डी एक्स की जरूरत भी पड़ेगी, तो हम डी वाई ओवर डी टी भी निकाल लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स भी निकाल लेते हैं इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 को जब मैं विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा तो के वाला हिस्सा ये वाला कांस्टेंट लेके चलेंगे, यानी साइन के एक्स विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन जो होगा वो कॉस ओमेगा टी वाले फैक्टर का होगा, ये वाले का। तो आप देखेंगे कि डी डी टी ऑफ वाई, ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 का डिफरेंशियल, ये गलती से इक्वेशन लिखी गई है, यहाँ भी हम ऐसे 3 लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन 3 का डिफरेंशियल यदि हम विद रेस्पेक्ट टू टी पार्शियली करेंगे इसको, तो वी विल गेट डी वाई ओवर डी टी, यानी करली वाई ओवर करली टी इन दिस केस, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स, क्योंकि साइन के एक्स नहीं डिफरेंशिएट होगा, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी बन गया विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4, और ये 4 इक्वेशन हम यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करके निकाल सकते हैं। पर इससे पहले मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी डिफरेंशिएट कर लेता हूँ इक्वेशन 3 को पार्शली। तो पार्शली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास करली वाई ओवर करली एक्स आ जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू ए के कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स। अब यहाँ पर हमने ओमेगा टी वाली टर्म, यानी ये वाली कॉस ओमेगा टी को कांस्टेंट लिया हुआ है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। हम इसको इक्वेशन 5 कर लेते हैं नोट। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो मैंने पहले ही यहाँ निकाल लिया। तो ये इक्वेशन, अब पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ये जो करली वाई ओवर करली टी इक्वेशन नंबर 4 में आया, हम ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास ई के विल कम आउट टू बी इक्वल टू हाफ रो इंटीग्रल 0 टू टी इस सारे फैक्टर का स्क्वायर। तो इस सारे फैक्टर का आप निकाल सकते हैं, वो हमने आगे किया है अगले स्टेप में। तो ये देखिए, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, ई के इज इक्वल टू हाफ रो इंटीग्रल 0 टू एल ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स। अब क्योंकि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो सारा फैक्टर ये इधर है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया। तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज इक्वल टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू इंटीग्रल 0 टू एल साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रल निकालने के लिए आप याद करो, फार्मूला आता था cos 2 थीटा इट्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालते तो वो आना था 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो वही वाला फार्मूला मैंने इतने हिस्से पे लगाया, ये इसके ऊपर वो फार्मूला लगा दिया cos 2 थीटा वाला फार्मूला, और मेरे पास बाकी तो जू का त्यों रहा, यानी कि अगला वाला पोर्शन यदि हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू इंटीग्रल 0 टू एल 1 माइनस cos 2 के एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। और ये नीचे वाला जो 2 है ये बाहर आ गया, तो ये इसीलिए हमारे पास आ गया ई के इट इज इक्वल टू 1/4 रो इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट, यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रल 0 टू कैपिटल एल डी एक्स, ये खोला इंटीग्रल को, और माइनस इंटीग्रल 0 टू एल cos 2 के एक्स इंटू डी एक्स। आप इस चीज का इंटीग्रल पहले हिस्से का निकाल लेंगे तो ये dx का इंटीग्रल x होता है, और जब आप लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे तो l माइनस 0 यानी कैपिटल L आंसर आ जाएगा। और ये जो दूसरा इंटीग्रल है, ये जो मैंने यहाँ अभी ये डार्क कर दिया, ये देखिए इसका इंटीग्रल 0 आता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे आया ये।
तो देखिए ये बट हमने लिखा, बट इंटीग्रल 0 to L cos 2kx dx इज इक्वल टू साइन 2kx ओवर 2k विद इन लिमिट्स फ्रॉम 0 to L। और जब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आएगा, दिस इज इक्वल टू साइन 2k L अपॉन 2k माइनस साइन 0 अपॉन 2k। और आप देखें साइन 0 इज 0, और ये आप जब नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन किए थे स्ट्रिंग के, तो आपको बताया था कि ये जो 2k ओवर 2kl जो होता है, ये k तो होता है 2 पाई ओवर लैम्डा, और 2 पाई ओवर लैम्डा जब आप पुट करेंगे तो 2 पाई ओवर लैम्डा जब मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो उस केस में ये 2l ओवर लैम्डा के फैक्टर में आएगा, और वो पिछली डिस्कशन के मुताबिक नंबर n के बराबर आता है। और जब आप n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2n आएगा। 2n का मतलब यदि n 1 है तो 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 6 पाई एटसेट्रा इस ढंग से आएगा। तो इसीलिए ये वाला जो फैक्टर है पहले वाला, ये भी 0 आ जाएगा। ये आप अपनी पिछली डिस्कशन से देख सकते हैं, क्योंकि आपने जब स्ट्रिंग के बीच में वाइब्रेशंस की थी तो आपने कहा था कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है ऑल दोज वेवलेंथ्स के लिए विच कैन प्रोपेगेट। तो वो कंडीशन आप देखो, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो इसलिए हमारे पास ये ऊपर वाली ये इस इक्वेशन में जो मैंने डार्कन की, इस इक्वेशन में ये फैक्टर भी 0 हो गया, और ये पहले वाला फैक्टर L के बराबर आ गया। तो इसीलिए इसका जो सोल्यूशन बना वो बना ये E के, इट इज इक्वल टू 1/4 रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t एंड देन मल्टीप्लाइड बाय L। मतलब ये L अलग से है, चाहो तो आप इसको ये ब्रैकेट्स में डाल सकते हैं कि ये ब्रैकेट अलग है, ये अलग है, ये मतलब कि ये अलग है L। तो हमारे पास ये बन गया, दिस इज इक्वल टू 1/4 रो L a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसीलिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी E के इट इज इक्वल टू 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 6। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग। पर आप याद करो, यहाँ पर ये L रह गया ऊपर से लिखना, तो यहाँ L भी लिख देते हैं। ये सॉरी L रो L इज इक्वल टू m आ गया ना, तब करके हमने ये इसको m लिखा हुआ है। रो L इज इक्वल टू m है, तो इसीलिए E के इज इक्वल टू 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारे पास आ गया, क्योंकि रो L इज इक्वल टू m इज द मास ऑफ स्ट्रिंग। पूरी की पूरी स्ट्रिंग का कितना मास है। अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात पर। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे, अब आप मान लो कि पहले जो हमारे स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग का छोटा सा एलिमेंट था जिसकी लेंथ थी dx, और जब आपने इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया तो इसकी नई लेंथ हो गई ds। तो कितना खिंच गया, ये खिंच गया ds माइनस dx, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ds माइनस dx। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, तो हमें वर्क करना पड़ा। तो वो वर्क कितना करना पड़ा, वो वर्क इज dw इज इक्वल टू t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इनटू ds माइनस dx। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 7। अब ये थोड़ा सा वर्क करना पड़ा जब आपने छोटे से एलिमेंट dx की बात की। पर यदि मैं पूरी स्ट्रिंग की बात करूंगा तो स्ट्रिंग की लेंथ तो है कंप्लीट L, कैपिटल L, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट इज फाउंड बाय इंटीग्रेशन। तो इसीलिए हमने कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ओवर द कंप्लीट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज W इज इक्वल टू 0 to L विद इंटीग्रल T ऑफ ds माइनस dx। ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई। अब यदि आप स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर है वेव मोशन के ऊपर और वो सेकंड लेक्चर उसका देखेंगे आप, तो वहां पर हमने ये बताया था आपको कि जो ds होता है, ds इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर विद इन पैरेंथेसिस
और इस सारे की रेज पावर 1/2। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें ये अंदर से dx स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो जब वो बाहर आएगा तो dx बन के आएगा क्योंकि अंडर रूट है। तो उसके अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 प्लस करली 2 करली y ओवर करली x का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, रेज पावर 1/2। तो ये ds की वैल्यू हम अपनी पिछली इक्वेशन जो हमारी 8th इक्वेशन थी, ये देखिए ये वाली, इसमें हम पुट कर देते हैं। w इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू l t इंटू ds माइनस dx में। तो ds की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो जब ds की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या आया, तो यही हमने कहा यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 5 लिख गया इसमें, ये हमारी 8 इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8 है। तो इक्वेशन 9 इन इक्वेशन नंबर 8 वी गेट w इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू l t इंटू कैप, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स dx इंटू अगेन ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 प्लस करली y ओवर करली x ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर्ड एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज पावर 1/2 एंड माइनस dx एंड देन अगेन कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यदि आप करली y ओवर करली x देखें तो ये स्मॉल होता है, तो इसलिए 1 प्लस करली y ओवर करली x का स्क्वायर और रेज पावर 1/2, इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और याद करो बाइनोमियल थ्योरम होती कि इफ x इज स्मॉल देन 1 प्लस x रेज पावर n इट इज इक्वल टू 1 प्लस nx। तो यहां पर x की जगह आ गया करली y ओवर करली x का होल स्क्वायर और n की जगह आ गया हमारा 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा इसके। तो ये यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दी इतने हिस्से पर। तो हमारे पास क्या आया, वी गेट w इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू l t कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट्स dx अगेन वन मोर ब्रैकेट 1 प्लस, यहां पर ये बाइनोमियल थ्योरम लगी 1/2 इंटू करली y ओवर करली x का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड एंड माइनस dx एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, फाइनल ब्रैकेट। अब जब आप इसको इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे, इसको खोलेंगे, तो यहां आ जाएगा dx कट जाएगा, ये dx इंटू 1 प्लस 1/2 करली y ओवर करली x का होल स्क्वायर इंटू dx एंड माइनस dx। तो dx कट गया, तो हमारे पास जो बचा वो dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इतने फैक्टर के साथ, ये वाले फैक्टर के साथ। तो w इज इक्वल टू 1/2 इंटू कैपिटल T इंटीग्रल 0 टू l करली y over curly x whole square into dx. Call it as equation number 10. So this amount of work done in stretching the string is stored as potential energy of the string and it is denoted by EP. तो इसलिए हमने इस W को EP लिख दिया। Therefore EP, that is potential energy, is equal to 1/2 into capital T integral 0 to capital L curly y over curly x whole square into dx. Call it equation number 11. Now if we use equation number 5 in equation number 11, आपको याद होगा कि इक्वेशन 5 में हमने करली y ओवर करली x की वैल्यू निकाली थी और वो ये वैल्यू थी कि इट इज़ a k इंटू कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स। तो हमने यहाँ इक्वेशन 5 से इक्वेशन 11 में करली y ओवर करली x की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आया ई पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटीग्रल 0 टू कैपिटल L एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट्स ए के कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर इंटू डी एक्स। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू टी आउटसाइड इंटीग्रल 0 टू L ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स dx। अब जो ये फैक्टर है ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको इंटीग्रल से बाहर लिया जा सकता है और इंटीग्रल हमारा कॉस स्क्वायर के एक्स डी एक्स रह जाएगा। तो इसीलिए हमने ये लिखा दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू कैपिटल टी इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रल 0 टू कैपिटल L कॉस स्क्वायर
के एक्स डी एक्स। अब आप याद करो cos 2 थीटा का फार्मूला होता था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 आता है। तो वो हम इस हिस्से में cos स्क्वायर के एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, दिस इज इक्वल टू, यानी कि ई पी इज इक्वल टू हाफ टी इंटू ए स्क्वायर इंटू स्मॉल के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रल 0 टू कैपिटल एल एंड देन इन करली ब्रैकेट्स 1 प्लस cos 2 के एक्स ओवर 2 करली ब्रैकेट्स क्लोज्ड डी एक्स। तो ये ई पी की वैल्यू आई। अब इसको आप अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रल को। इंटीग्रल का पहला हिस्सा 1/2 इंटू डी एक्स बनेगा, दूसरा हिस्सा cos 2 के एक्स इंटू डी एक्स बनेगा और डिवाइडेड बाई 2। तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं ई पी इज इक्वल टू 1/4 टी इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रल 0 टू एल डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू एल cos 2 के एक्स डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रल था, इंटीग्रल 0 टू कैपिटल एल cos 2 के एक्स डी एक्स, और ये हमने पहले ही निकाला हुआ, इट इज sin 2 के एक्स ओवर 2k विद लिमिट 0 टू एल एंड ऑन सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि k जो होता है इट इज़ 2 पाई ओवर लैम्डा होता है और वहाँ से आपको आगे भी ये बता चुके हैं, तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यदि हम ऊपर इस इक्वेशन से जिसे मैंने डार्कन किया उसको देखें तो हम पाएंगे कि ई पी इट इज़ इक्वल टू 1/4 टी इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कैपिटल एल। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 12। पर आप याद करो, आपने कहा था फॉर ए स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी रो, इफ टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग देन T over rho is equal to c square, where c is the speed of wave। तो इसीलिए T is equal to rho c square आया और हमने ये T की वैल्यू यहाँ rho c square यूज़ करके इक्वेशन 12 में पुट की तो हमारे पास आ गया ई पी इट इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू रो सी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू एल। या फिर हम लिख सकते हैं ई पी इज इक्वल टू 1/4 रो एल सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमने यहाँ ई पी की वैल्यू निकाली है। पर आप याद करो कि के स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा होल स्क्वायर होता है, क्योंकि के इज 2 पाई ओवर लैम्डा। तो यहाँ से हम के स्क्वायर सी स्क्वायर निकालें तो इट विल बी 2 पाई ओवर लैम्डा होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बट सी स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इट इज़ न्यू स्क्वायर बिकॉज सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू होता है। तो इट इज़ 2 पाई ओवर न्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। Also rho L is equal to m because rho is mass per unit length and multiplied by L, that is total length of the string, it will be equal to total mass of the string। तो इसीलिए हमारी जो पीछे इक्वेशन हमने 13 कही, तो 13 इक्वेशन में ये चीज़ें पुट करेंगे, रो L की वैल्यू पुट करेंगे और साथ ही सी स्क्वायर के स्क्वायर यानी के स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई पी इट इज़ इक्वल टू, इट इज़ पी, it is EP, it is equal to 1/4 m omega square a square cos square omega t. We call it as equation number 14. So equation 14 gives the potential energy of vibration of a string in one of its modes. और यदि हमने टोटल एनर्जी निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ होता है, दैट इज ET, इट इज इक्वल टू EK प्लस EP। हमारे पास ये आ गई वैल्यूज पुट करने पर ई टी इज इक्वल टू 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कैन बी टेकन टू बी कॉमन और ब्रैकेट्स में रह जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी।
और sin square omega t plus cos square omega t is 1. So therefore we get total energy, it is equal to 1/4 m omega square a square. तो ये हमारी टोटल एनर्जी स्ट्रिंग के पास आती है। तो यहां से हम पाते हैं क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस इक्वेशन जो 15th इक्वेशन है, विच गिव्स द एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, के रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द स्ट्रिंग व्हेन ए वेव प्रोपिगेट्स थ्रू इट इज प्रोपोर्शनल टू z, that is characteristic impedance, और it is independent of x and t. अब देखो t की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कहीं भी, x की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. Then rate of third point is rate of flow of energy is same everywhere in the string and at all instants of time. क्योंकि यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो टाइम के ऊपर नहीं है, एक्स के ऊपर नहीं है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के ऊपर है. तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, आप ये कह सकते हैं क्योंकि मास डिपेंडेंस है इसमें, ओमेगा की डिपेंडेंस है, ए की डिपेंडेंस है, तो इसीलिए ये जेड के ऊपर, जेड यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के ऊपर डिपेंड करती है. तो ये हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग होती है. तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड this topic quite well. This is again an important topic जो जनरली पेपर में पूछा जाता है और यही हमने आज ही आपको डिस्कस किया है. तो कल हम इसे नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे. तो विल बी मीटिंग अगेन नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.